स्टिमुलेंट है जो हमारी बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट कर देती है। फिर डिप्रेसेंट्स होती हैं। डिप्रेसेंट क्या होती हैं? ये हमारे बॉडी का जो स्टिमुलेशन सिस्टम है होता है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। ड्रीम्स लाइक स्लीप इटसेल्फ आर मिस्टीरियस। अब ड्रीम्स और स्लीप जैसे कि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं। एंड वी ऑल ड्रीम एवरी नाइट। हम सभी रात को ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम सब उन ख्वाबों को याद नहीं रख पाते। एंड द फंक्शन ऑफ ड्रीम्स रिमेन्स अननोन। और इन ड्रीम्स का फंक्शन क्या है इसको भी हम अभी तक अनकवर नहीं कर पाए। अब इसको लेके डिफरेंट तरह के थेरीज़ हैं हमारे पास इन ड्रीम्स को लेके। सबसे पहले तो फ्राइड ने हाइपोथेसाइज्ड किया था कि ड्रीम्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस विशेस और डिज़ायर्स। सो ये किसने हाइपोथेसाइज किया? फ्राइड ने। इन साइकोएनालिटिक थ्योरी द मैनिफेस्ट कंटेंट और स्टोरी लाइन एंड इमेजनरी ऑफ द ड्रीम ऑफन इंसाइट इनटू एंड इम्पॉर्टेंट सिंबल्स रिलेटिंग टू अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। मैनिफेस्ट कंटेंट में क्या होता है कि मैनिफेस्ट कंटेंट है या कोई स्टोरी लाइन है या किसी भी ड्रीम में कोई इमेजिनेशन है, तो ये ज़्यादातर हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं। कोई भी हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रेस होता है या किसी चीज़ को लेके हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो सिंबल्स में या स्टोरी लाइन में या इमेजिनेशन में जो चीज़ हमें ख्वाबों में नज़र आती है, कोई स्टोरी बनती है या कोई इमेजिनेशन होती है ड्रीम में, तो ये बेसिकली उन सारी रिलेटेड थिंग्स से रिलेटेड सिंबल्स होते हैं। इसके बाद द लेटेंट कंटेंट इज़ द इमोशनल सिग्निफिकेंस एंड अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द ड्रीम। मैनिफेस्ट कंटेंट होता है हमारे ड्रीम्स में और एक होता है लेटेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू फ्राइड। मैनिफेस्ट कंटेंट हमने देख लिया। लेटेंट कंटेंट क्या है? ये कोई हमारी इमोशनल सिग्निफिकेंस होते हैं या कुछ अंडरलाइंग मीनिंग्स होते हैं उस ख्वाब के, जिसको हम लेटेंट कंटेंट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स हाइपोथेसिस हमारे ड्रीम्स के दो कंटेंट होते हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट कंटेंट। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस ऑफ ड्रीमिंग। ये क्या है? द ड्रीम्स आर द प्रेडिक्ट ऑफ आवर अवेयरनेस ऑफ न्यूरल एक्टिविटी ड्यू टू सेंसरी इनपुट वाइल वी आर स्लीपिंग। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो भी हम ख्वाब देख रहे होते हैं ना, ये हमारी न्यूरल एक्टिविटी की वजह से होती हैं। ये हमारी कुछ सेंसरी इनपुट्स होती हैं जो हमें स्लीप के दौरान हमें मिल रही होती हैं। सो उन बेसिस पे हम ख्वाब देख रहे होते हैं। इसकी वो एग्जांपल ऐसे देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बाहर सो रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है, तो आपको ख्वाब में ऐसा लगेगा कि कहीं पे वाटरफॉल हो रहा है। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको सेंसरी इनपुट मिल रहा है कि बारिश हो रही है और आपकी न्यूरल एक्टिविटी अवेयर कर रही है आपको उसके बारे में। इसके बाद हमारे पास एक और आता है थ्योरी, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं? दैट इट होल्ड्स दैट ड्रीम प्रोवाइड अ चांस फॉर द माइंड टू वर्क आउट इश्यूज दैट ऑक्यूपाई इट्स अटेंशन ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी क्या है कि ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो आप जागते हुए सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपका माइंड रात को सोते हुए आपके माइंड को, ब्रेन को ऑक्यूपाई कर देता है कि आप उन इश्यूज़ के बारे में सोच सकें और उस पर वर्कआउट कर सकें। न्यूरल रिपेयर, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरीज एंड प्रोटीन सिंथेसिस सीम टू अकर ड्यूरिंग ड्रीम्स। तो हमारी जितनी भी न्यूरल रिपेयरमेंट होती है, कंसोलिडेशन होती है मेमोरीज़ की, या फिर प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन होती है, वो सब कहाँ पे होता है? जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तब ये सब कुछ हो रहा है। देन अ नाइटमेयर इज़ एन एलैबोरेट ड्रीम सीक्वेंस एंड प्रोड्यूसेस अ हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी और फेयर फॉर द ड्रीमर। अगर इन ख्वाबों के दौरान आपको नाइटमेयर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या है? इससे आपको काफ़ी एंग्जाइटी और फेयर जो है एक ड्रीमर में वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नाइटमेयर में जो ड्रीमर है वो एक्सपीरियंस करता है सेंस ऑफ फिजिकल डेंजर टू हिमसेल्फ और हिज लव्ड वंस और अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट अबाउट डूइंग समथिंग अनएक्सेप्टेबल। उसने नाइटमेयर्स में कुछ ऐसा कर दिया है जो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था, वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करता है, उसको फिजिकल डेंजर फील होता है, यहाँ तो अपने के लिए, यहाँ फिर उन सब के लिए जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। तो ये सब कहाँ पर हो रहा है? रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। अब यहाँ पर इन सारी बातों से हमें ये पता लगता है कि जो स्लीप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी का।
एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप। ठीक है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आपको दो तरह के डिसऑर्डर्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले है डिसोमनियाज के बाद हमारे पास दूसरे आएंगे पैरासोमनियाज। इन दोनों टर्म्स को आप याद रखें, डिसोमनियाज एंड पैरासोमनियाज। डिसोमनियाज आर एबनॉर्मैलिटी इन द अमाउंट, क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप। डिसोमनियाज को आपने याद रखना है, ये क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, अमाउंट, क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप। यहाँ पे हमारी स्लीप की अमाउंट, क्वालिटी और टाइम डिस्टर्ब होता है। और पैरासोमनियाज में क्या होता है, इसमें एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं मूवमेंट ड्यूरिंग द स्लीप, डीप स्लीप। ठीक है, पैरा से याद रखें कि पैरा मीन्स कि आप यहाँ पे मूव नहीं कर सकते ड्यूरिंग द स्लीप, तो ये सारी उससे रिलेटेड उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। सो डिसोमनियाज में अब हमारे पास क्या क्या कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, इंसोमनिया, नार्कोलेप्सी एंड स्लीप एपनिया। सो दीज 3 डिसऑर्डर्स आर डिसोमनियाज बेसिकली। इंसोमनिया में क्या होता है, इंसोमनिया इज मोस्ट कॉमन ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर्स एंड रिप्रेजेंट्स द इनएबिलिटी टू फॉल asleep और मेंटेन स्लीप। इनएबिलिटी टू फॉल asleep और मेंटेन स्लीप, आप या तो सो नहीं पाते, अगर सो जाएं तो आप अपनी स्लीप को मेंटेन नहीं रख पाते, मतलब थोड़ी देर के बाद आप उठ जाते हैं। सो दैट इज़ इंसोमनिया। क्रोनिक स्ट्रेस अगर हमें होता है तो उसकी वजह से भी हमें टेम्पररी इंसोमनिया हो सकता है, और ये ज़्यादातर इस वजह से भी होता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ अल्कोहल और स्टिमुलेंट्स सच एज कैफीन। सो हमारी आयशा को भी इसीलिए रात को नींद नहीं आती है, रात में ज़्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि ये कॉफ़ी का यूज़ करती हैं। सो इससे क्या होता है, इनएबिलिटी टू फॉल asleep, आप रात को सो नहीं पाते जल्दी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इज द इनएबिलिटी टू स्टे अवेक। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे पहले था इंसोमनिया, उसमें हम सो नहीं पाते, और नार्कोलेप्सी में हम जाग नहीं पाते। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। नार्कोलेप्टिक हैज़ irresistible and persistent urge to sleep throughout the day and at inappropriate times such as when driving। अब नार्कोलेप्सी में होता क्या है कि आपको कभी भी दिन के किसी भी लम्हे में नींद ऐसी आती है कि आपको खुद भी नहीं पता होता, और वो नींद कुछ मिनट की होती है, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उस दौरान हुआ कि आपके साथ आपको ये भी नहीं पता होता। अब इस नार्कोलेप्सी में होता क्या है कि हमारा बेसिकली डिसफंक्शनिंग होती है, हमारे ब्रेन का रीजन है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे डिसफंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से नार्कोलेप्सी होती है। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, हाइपोक्रेटिन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, इसको हम ऑरेक्सिन भी कहते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर को, इसकी प्रोडक्शन की वजह से हाइपोथैलेमस में इसकी प्रोडक्शन की वजह से नार्कोलेप्सी होती है। हम दिन के किसी भी हिस्से में कभी भी सो जाते हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता। अब नार्कोलेप्सी के अंदर कुछ सिम्टम्स होती हैं जैसे स्लीपिंग अटैक होते हैं। आप लेक्चर ले रहे हैं और अचानक से आपको नींद आ गई है, उसके बाद आप अचानक से उठ भी जाते हैं, लेकिन उस दौरान क्या हुआ आपको कुछ पता नहीं होता, और उठने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। या फिर आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और मीटिंग पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, सारी रात सो नहीं पाए, और सुबह जब मीटिंग के लिए आपको मीटिंग रूम में बुलाया गया है तो आप वहाँ पे जैसे ही प्रेजेंट करना शुरू करते हैं आप अचानक से नीचे गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, मूव नहीं कर पाते और सब परेशान हो जाते हैं क्या। और जब इस तरह के पर्सन्स को अगर थोड़ा हिलाया जाए या उनको कोई आवाज़ सुनाई जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद वो खुद ही उठ जाते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। नार्कोलेप्सी में हम देख रही थी इसके सिम्टम्स में मैंने देखा स्लीप अटैक, जिसमें अचानक से स्लीप अटैक हो जाता है और ये ऑलमोस्ट 2 to 5 मिनट्स पर्सन इस कंडीशन में रहता है, और जब वो उठता है तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है। सेकेंड हमने देखा कैटाप्लेक्सी में क्या होता है कि पर्सन नीचे गिर जाता है, उसको नींद आ जाती है, लेकिन वो कॉन्शियस होता है, उसके आसपास क्या हो रहा है वो उसके बारे में अवेयर होता है, लेकिन वो खुद को मूव नहीं कर पाता। सो दैट इज़ कैटाप्लेक्सी, और ये फ्यू सेकेंड से सेवरल मिनट्स तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद आता है स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, एन इनएबिलिटी टू मूव जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्लीप और अपॉन वेकिंग इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आप सोने से जस्ट पहले
अपने आप को बिल्कुल पैरालाइज्ड फील करते हैं, आप मूव नहीं कर पाते, या फिर सुबह जब आप उठ जाते हैं तो आप खुद को उठा नहीं पाते, आपको लगता है कि आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, आप नहीं उठ पा रहे। लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस वाली स्टेज है ये तब ख़त्म हो जाती है जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं या कोई हमें टच करता है या फिर हमारा नाम बुलाता है, तो ये जो स्लीप पैरालिसिस वाली स्टेज है ये ओवर हो जाती है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी स्लीप एपनिया। सो स्लीप एपनिया में क्या होता है कि सांस रुक जाता है, हम सांस नहीं ले पाते, हम फ़ौरन से उठ के बैठ जाते हैं, और लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये जो सफ़रर होता है वो वापस सो जाता है, उसकी सांस बहाल हो जाती है, लेकिन उसका सारा दिन जो होता है वो एग्जॉस्टेड गुजरता है काफ़ी, और उसको ये नाइट में ये अटैक्स आते हैं, उसको इसके बारे में भी नहीं पता होता कि वाकई उसको रात को उठा, उसको सांस नहीं आया या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आया। इन पेशेंट्स को उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन उनके जो साथ सो रहे होते हैं या जिनको इस कंडीशन का पता होता है वो बताते हैं कि आपने ये इशू फेस किया रात, या आपके साथ ऐसा हुआ। और ये स्लीप एपनिया ज़्यादातर किनके साथ होता है, जो ओबीज होते हैं या फिर अल्कोहल कंजम्पशन जिन्होंने की होती है, अल्कोहल कंज्यूम किया होता है, ये स्लीप एपनिया बेसिकली उन लोगों के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है SIDS, ये भी स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है कि बच्चे का रात को सांस रुक गया किसी भी वजह से तो उसकी डेथ होगी। अब यहाँ पर ये जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है इसमें बच्चे का सांस ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से रुका है कि अचानक उसका सांस रुक गया ऐसे लेटा हुआ। समटाइम्स जब हम बेड और फ्लोर बेडिंग की होती है फॉर एग्जांपल, और दीवार में फ्लोर बेडिंग में बेड में थोड़ा सा मैट्रेस में डिफरेंस होता है, तो बच्चा उस वो जो हमने गैप छोड़ा होता है उस गैप में गिर जाता है। अब जब उस गैप में गिरता है तो उसका नोज़ ब्लॉक हो जाता है, जब नोज़ ब्लॉक होता है तो वो सांस नहीं ले पाता, उसकी वजह से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं कि बच्चे की अचानक डेथ हो जाती है। या दूसरी कंडीशन में बच्चे पेरेंट्स के साथ सो रहे होते हैं तो पेरेंट्स बाय मिस्टेक उनका हाथ बच्चे के ऊपर आ जाए जिसकी वजह से उनका नोज़ ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से भी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, स्लीप एपनिया होता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट्स वाई जो हमारे फादर्स होते हैं ना मोस्टली वो बच्चों को अपने साथ नहीं सुलाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि बच्चा उनके नीचे आ गया। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज़ द पैरासोमनियाज। पैरासोमनियाज में क्या होता है? पैरासोमनियाज इन्वॉल्व एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द डीप स्लीप। दे इंक्लूड स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को हम सोमनैम्बुलिज्म भी कहते हैं, या फिर हम इसको पैरासोमनियाज में हमारे पास नाइट टेरर्स भी आ जाते हैं। स्लीप वॉकिंग कब होती है? जब इंडिविजुअल जो है वो अपने आसपास चलना शुरू कर देता है या फिर बातें करना शुरू कर देता है हालांकि वो सो रहा होता है। और ये जो स्लीप वेकिंग है ये इज़ नॉट सिंपली एक्टिंग आउट ड्रीम्स, ये ड्रीम्स की वजह से नहीं हो रहा होता है। और ये ज़्यादातर कौन सी स्टेज में होता है? जो हमारे पास स्टेज होती है 3 और 4 स्लीप की, ये नाइट वॉकिंग ऑलमोस्ट उस स्टेज में होती है। रैम स्लीप में ये जो स्लीप वॉकिंग है वो रैम स्लीप में नहीं होती। और जो हमारे पास नाइट टेरर्स होती हैं जिसमें एक्चुअली हमारे बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम शाउट कर रहे होते हैं, क्राई कर रहे होते हैं, जर्किंग होती है, लंगिंग होती है, इस तरह की मूवमेंट्स होते हैं जबकि जब हम सो रहे होते हैं, कब होता है? नाइट टेरर्स में होता है। अ पर्सन सफरिंग अ नाइट टेरर may also be quite mobile। नाइट टेरर्स में पर्सन काफ़ी मोबिलाइज भी हो सकता है, मतलब मूव कर रहा है, वो उसके मोशंस जो हैं वो आसपास मूव हो रहे हैं कि कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो खुद को बचा रहा है, हालांकि वो फुली सोया हुआ होता है। और इस सेक्शन से रिलेटेड उनको बाद में अगर उनसे पूछा जाए तो उनको ऐसा कुछ याद भी नहीं होता कि इस तरह का कुछ उनके साथ हुआ है। इसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर होता है रैपिड आई मूवमेंट में, जिसमें हम जो ख्वाब देख रहे होते हैं ना, हम एक्चुअल में उससे रिलेटेड हम एक्शंस भी कर रहे होते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि टेरर्स ही हों कि हमें नाइट मेयर्स ही आ रहे हैं या ग्राउंड में ख्वाब आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें ये होता है कि हम अगर ख्वाब में देख रहे हैं कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम एक्चुअल में वो सारे काम कर रहे होते हैं जो फुटबॉल खेलते हुए कर रहे होते हैं। हमने फुटबॉल को किक करना है, उसको शोल्डर से पम्प करना है, पुश करना है,
तो बेसिकली हम अपने उसमें चल के हम अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं। फॉर एग्जांपल ख्वाब में हम फुटबॉल खेल रहे हैं और हम सारे एग्जेंट पंचिंग और ये वो हम सारा काम भी कर रहे हैं और ड्रेसिंग टेबल के साथ कर रहे हैं, खुद को हिट कर लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़ख्म भी आते हैं, चोटें भी लगती हैं, लेकिन इस तरह की कोई फीलिंग्स जो है वो उस सफरर को फील नहीं होती। तो ये किस में होता है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर है, ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने भी आपको बताया कि हम स्लीप के दौरान एक्चुअल में वो सारे काम कर रहे होते हैं जो ख्वाब में कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम किसी और जगह खड़े होते हैं, ख्वाब में फुटबॉल खेल रहे हैं और असल में हम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें हमने हिट कर के सारी गिरा दी हुई हैं। सो इसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। और ये जो डिसऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया, ये किसी थेरेपी से कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास क्लोंज़ापैम एक मेडिसिन है और एक है बेंजोडाइज़ेपिन। ये दो मेडिसिन हैं जो हम इस तरह के डिसऑर्डर पर्सनस को देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कंट्रोल हो सके। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोसिस। आप सबने सुना होगा हिप्नोटाइज के बारे में। तो हिप्नोटिज्म क्या है? इज़ एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये भी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है जहाँ पे हम पर्सनस को सजेस्ट करते हैं कि वो खुद को रिलैक्स करे और फिर हम उसको कुछ और हम जो उसको सजेस्ट करें उस पर वो फोकस करें। सो हिप्नोटाइज पीपल को इस बात पे कन्विंस कर लिया जाता है कि वो वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो हम उनको बताएंगे और जो हम उनसे करने को कहेंगे, और दे हैव और हैविंग एक्सपीरियंस दैट आर नॉट रियली टेकिंग प्लेसेस। Hypnotized individuals can sometimes also recall things that they could not recall when they were in the normal state of consciousness. हिप्नोटिज्म में नॉर्मली पर्सन ऐसी चीज़ें भी रिकॉल कर देते हैं जब वो उस वक्त भी रिकॉल नहीं कर पाते जब वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो हमारे कुछ थेरीज ये भी बताती हैं कि जो स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन है, जहाँ पे बहुत सारे थेरिस्ट ये भी कहते हैं या हाइपोथेसाइज करते हैं कि हिप्नोटिज्म इज़ नॉट अ रियल इफ़ेक्ट एट ऑल। हिप्नोटिज्म एक कोई रियल इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये पार्टिसिपेंट्स का अपना एक बिहेवियर भी हो सकता है कि वो उसकी तरह से बिहेव करें जिस तरह से उसका जो हिप्नोटाइज करने वाला पर्सन है वो उसको करने को कह रहा है। वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को, हिप्नोटिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना चाहता है, इसलिए वो शो कर रहा है कि वो हिप्नोटाइज हो गया। एक और थ्योरी भी हिप्नोसिस को इस तरह से एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ द नियो डिसोसिएटिव थ्योरी। जिस थ्योरी का नाम है नियो डिसोसिएटिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिलगर्स थ्योरी ऑफ द हिडन ऑब्जर्वर, हिप्नोसिस समहाउ डिवाइड्स और डिसोसिएट्स द माइंड इनटू टू पार्ट्स। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि अगर हम पर्सन्स को हिप्नोटाइज करते हैं तो उनका माइंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा पार्ट है जो हिप्नोटिज्म की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो कर रहा होता है, और एक ऐसा पार्ट होता है जो उनका हिडन ऑब्जर्वर होता है कि इटसेल्फ उसकी बॉडी, उसका माइंड चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये भी एट अ टाइम ये भी स्टेट एक्टिवेट होती है। अब इसकी एक एग्जांपल ये थी कि यहाँ पर जो जिन लोगों को हिप्नोटाइज किया गया उनको एक्सपेरिमेंट में उनको एक स्नो काफ़ी बर्फ़ का एक अच्छा खासा गोला रखा गया जिसमें उन्हें कहा था कि इसको टच करना है। उनको टच करने के बाद उन्हें बताना था कि उन्हें पेन फील हुआ या नहीं हुआ। तो वो उन्होंने कहा कि आप इसको टच करेंगे आपको पेन फील नहीं होगा। उन्होंने इसको टच किया और बताया कि नहीं, उनको कोई पेन फील नहीं हुआ। ये तो हो गया कि दे ओबेज द हिप्नोटिस्ट, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि हिडन ऑब्जर्वर होता है। अब उनसे पूछा कि आपके बॉडी में, आपको हाथ में, आपके कौन से पार्ट में आपको पेन फील हुआ, तो वो साथ ही अपनी उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स अपनी फिंगर रेज कर देते हैं कि मेरी इस फिंगर पर मुझे पेन फील हुआ। दैट मीन्स कि उनका कोई हिडन ऑब्जर्वर है जो उनको बता रहा है कि पेन भी हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके बाद ये चीज़ सामने आई थी कि हमारे टू पार्ट्स हमारे ब्रेन के हिप्नोटिज्म के दौरान टू पार्ट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, या हमारे ब्रेन एक्टिविटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन स्टिल जो हिप्नोटिज्म की जितनी भी इसकी फिलॉसफी है या फिजियोलॉजी है, ये अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट तरह की एक्सप्लेनेशंस देती हैं। और इस ये भी है कि बहुत कुछ लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और कुछ लोग हिप्नोटाइज नहीं होते, जितनी भी कोशिश कर लें वो हिप्नोटाइज नहीं होते। सो ऐसे लोग जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है ना, जिनका लाइक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो लोग जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सनस हूज़ आर इंट्रोवर्ट।
ठीक है। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट का तो पता है ना, जो लोग समझते हैं जो हो रहा है वो उनकी अपनी ही वजह से हो रहा है, वो इंटरनल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट जिनको लगता है जो हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं जल्दी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम ये सारी जितनी भी हमारे पास हमने जितने भी डिसऑर्डर्स देखे हैं स्लीप के, हम अब इनको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं और कौन सी मेडिकेशन यूज़ नहीं करते। अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम पेन को, स्ट्रेस को और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज कर सकें। तो मेडिकेशन इसलिए दी जाती हैं, पेन को मैनेज कर सकें, स्ट्रेस को और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरीज भी होती हैं, इसको भी हम मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं ताकि हम स्ट्रेस को एलिवेट कर सकें। अब हमारे पास जो मेडिसिन के 2 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, वो हमने पहले पढ़ लिए थे। मेडिसिन के जो हमने 3 ग्रुप्स पढ़े थे वो थे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड रीअपटेक। जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली इन 3 तरह से वर्क कर रही होती हैं। या तो वो एगोनिस्ट एज एन एगोनिस्ट काम करती हैं, एज एन एंटागोनिस्ट काम करती हैं, या एज एन रीअपटेक काम करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, क्लासेस हैं ड्रग्स की, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारे पास अल्कोहल। जी, अल्कोहल क्या है? हमारे पास डिप्रेसेंट है। हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे पास कुछ 4 तरह से काम करती हैं। एक होती है कैफीन, ये एक स्टिमुलेंट है जो हमारी बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट कर देती है। फिर डिप्रेसेंट्स होती हैं। डिप्रेसेंट क्या होती हैं? ये हमारे बॉडी का जो स्टिमुलेशन सिस्टम है होता है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। हेलोसिनोजीन्स होती हैं, ये हमारे जितना भी नेसेसरी स्पीड अप हुआ होता है या स्लो डाउन होती है हमारी बॉडी को, बेसिकली ये उनमें कुछ इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रही होती, ना तो उसको हमारी जितनी भी न्यूरल ट्रांसमिशन है ना तो उनको स्पीड अप करती है और ना ही उनको ज़्यादा स्लो डाउन करती है। अब इसमें यहाँ पे चेंज क्या करती हैं? ये जो हेलोसिनोजीन्स होती हैं ये हमारी बॉडी में जो ड्रग्स की वजह से जो चेंजिंग्स आती हैं हमारी परसेप्शन रियलिटी से रिलेटेड, या हमारी सेंसरी हेलुसिनेशंस होती हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी होती है, या विविड फैंटेसीज होती हैं, उनको ये क्या करता है? थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। फिर हमारे पास 4th क्लास आती है ओपिएट्स, जिसमें हम ओपियम्स में क्या होता है कि ये बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं जिस तरह हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है ओपियम का। इट्स अ ड्रग ड्राइव्ड फ्रॉम द पोपी प्लांट। सो ओपियम्स क्या हैं? ये ऐसी ड्रग है जो पोपी प्लांट से इसको ड्राइव किया जाता है। और ये किस तरह से काम करती हैं? एज एन एगोनिस्ट, मतलब रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड होके जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो वेस्ट होने का खतरा होता है उनको रिसीव कर लेती है। तो ओपियम एज एन एगोनिस्ट वर्क करती है हमारी बॉडी में। सो इन ड्रग्स में सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? डिप्रेसेंट है। ये हमारी बॉडी के मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एज एन डिप्रेसेंट वर्क करता है। हमारी ब्रेन पर इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन में डोपामीन के लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। अब इसकी वजह से हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है? अल्कोहल के यूज़ से डिजीनेस होती है, स्लर्ड स्पीच होती है, हमारी जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर हम इसकी हाई डोज ले लें तो हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम अल्कोहल का हाई डोज ले लें तो। उसके बाद हमारे पास आते हैं बार्बिचुरेट्स। इसकी जो मेडिसिन हैं बार्बिचुरेट्स में वो हैं सिकोनल एंड निबुटल। ये भी डिप्रेसेंट है। ये न्यूरल अराउजल सेंटर्स जो हैं उसको इनहिबिट करता है। अगर हम बार्बिचुरेट्स ये जो हमने मेडिसिन के नाम लिए हैं, अगर हम ये लेते हैं तो इससे हमारी एंग्जाइटी लेवल डिक्रीज़ होती है और हमारी रिलैक्सेशन बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम इनकी हाई डोज ले लें तो हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर हमारी डेथ इससे भी हो सकती है। कैन बी वेरी एडिक्टिव, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकती है या फिर डेंजरस हो सकती है अगर हम इसे डिप्रेसेंट्स या अल्कोहल के साथ मिक्स करके ले लें। दूसरी डिप्रेसेंट्स या अल्कोहल के साथ अगर इन मेडिसिन को मिक्स करें तो हम इस मेडिसिन के एडिक्टिव हो सकते हैं और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उसके बाद हमारे पास 3rd है ट्रांसक्विलाइजर्स। ट्रांसक्विलाइजर्स में हमारे पास एग्जांपल हैं ज़ैनेक्स, विलियम एंड लिब्रियम। ये भी डिप्रेसेंट है। ये हमारे न्यूरल अराउजल सेंटर को इनहिबिट करती है। बेसिकली ये हमारी एंग्जाइटी को रिड्यूस करती है।
और इसमें हमारी स्लीप इंड्यूस्ड नहीं होती। दैन द फोर्थ वन इज़ कैफीन। कैफीन क्या है? ये एक स्टिमुलेंट है। कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट में क्या है? ये एक्सेलरेट्स हार्ट रेट, constricts blood vessels, reduces level of adenosine and neurochemical regulator, and it's a neurochemical regulator of norepinephrine release। ठीक है, हमारी बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज़ हो रहा होता है, ये बेसिकली उस न्यूरो केमिकल को रेगुलेट करती है। हमारे जो एडिनोसिन का लेवल होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करती है, हमारे हार्ट रेट को बेहतर करती है और हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। अब इस ड्रग के लेने से क्या होता है? इट लीड्स टू इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया। अगर हम कैफीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे हमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है और इंसोम्निया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें सोने में मुश्किल होती है या अगर सो भी जाएं तो हम उस स्लीप को कंटिन्यू नहीं रख सकते। सो दैट इज़ अबाउट द बिकॉज ऑफ द कैफीन, एंड कैफीन इज़ अ स्टिमुलेंट। उसके बाद हमारे पास है एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस, इसके एग्जांपल्स हैं डाइट, पिल्स एंड रिटेलिन। ये भी एक स्टिमुलेंट है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये इंक्रीज़ करता है डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्राइन की प्रोडक्शन को। कैन बी एडिक्टिव, ये एडिक्टिव हो सकती हैं। प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया। हाई डोजेस कैन लीड टू मोटर डिसफंक्शंस। अगर हम इसकी हाई डोज लेते हैं तो हमें मोटर डिसफंक्शन हो सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ कोकेन। कोकेन भी स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करता है। डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल को इंक्रीज़ करता है और इसको रिलीज़ भी करता है। वो यूज़र जो कोकेन यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर फील करते हैं दे हैव इंक्रीज्ड मेंटल एबिलिटीज़ एंड सोशल एबिलिटी, कि कोकेन के यूज़ से उनकी जो ओवरऑल मेंटल एबिलिटी और सोशल एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो इसके काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कोकेन के। देन द नेक्स्ट वन इज़ निकोटीन। निकोटीन भी एक स्टिमुलेंट है। अब ये स्टिमुलेट्स करता है क्या? एसिटाइलकोलाइन ट्रांसमिशन को और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इसके यूज़ करने से हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है? हैज़ डिप्रेसेंट बिहेवियरल इफेक्ट सच एज निकोटीन के यूज़ से क्या होता है हमारे बिहेवियर पर? हैज़ डिप्रेसेंट बिहेवियरल इफेक्ट सच एज डिक्रीजिंग एपिटाइट वाइल इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। हमारी एपिटाइट भूख कम हो जाती है जबकि हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन एट द सेम टाइम इंक्रीज हो जाती है। कैन समटाइम्स काज यूफोरिया एंड डिजीनेस। इसकी वजह से हमें यूफोरिया और डिजीनेस भी फील होता है समटाइम्स। एंड द नेक्स्ट इज नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या हैं? ये भी डिप्रेसेंट्स हैं। नारकोटिक्स डिप्रेसेंट्स हैं और इसकी एग्जांपल हैं आपके पास ऑक्सीकोडोन एंड हीरोइन। ये नारकोटिक्स की एग्जांपल्स हैं, ये डिप्रेसेंट्स हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? हमारे रिसेप्टर्स जो एंडोजीनियस और एंडोर्फिन्स के लिए बने हुए होते हैं ये उनको एक्टिवेट कर देते हैं उन रिसेप्टर्स को। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट इंड्यूस रिलैक्सेशन एंड यूफोरिया, कैन रिलीव पेन। पेन रिलीव होता है, रिलैक्स फील करते हैं, यूफोरिया इंड्यूस होता है। इसके बाद इसके साथ साथ बहुत सारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी इम्पेयर्ड हो जाती हैं। वी फील स्वेटिंग, नोजिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तो जहाँ हम एक्टिव हो रहे हैं वहाँ पे हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो इम्पेयर्ड हो रही हैं। और अगर हम इसके हाईली एडिक्टिव हों हम इसके नारकोटिक्स के, देन क्या होता है? हाईली एडिक्टिव एंड अवेलेबल ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन और थ्रू इलिसिट मीन्स। अब ये जो हमारे पास नारकोटिक्स होते हैं ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होती है तो ये सिर्फ उसी वक्त दी जाती है जब आपकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हो कि ये आपको देनी है, या फिर हम अनएथिकल वे से हम ये चीज़ें गेन कर लेते हैं, स्पेशली हीरोइन। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास हेलोसिनोजीन्स।
हेलोसिनोजीन्स क्या हैं? इट्स एग्जाम्पल्स आर LSD एंड मैरिजुआना। अब ये हमारी जो सेंसरी परसेप्शन होती हैं ये उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो सेरोटोनिन लेवल होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे बिहेवियर और बिहेवियर पे? मे इंड्यूस सेंसरी सिनेस्थीजिया इसकी वजह से इंड्यूस होता है। इन विच स्टिमुलाई फ्रॉम वन सेंस सच एज हियरिंग प्रोड्यूस सेंसरी इफेक्ट इन अदर मोडालिटीज सच एज विजन। इसमें मैंने बताया था सेंसरी सिनेस्थीजिया में कि डिफरेंट सेंसेशन मिलके किसी एक चीज़ के ऊपर वर्क कर रही होती हैं, तो ये उस सिनेस्थीजिया को इंड्यूस करता है। ओकेजनली द परसेप्चुअल अलर्टनेस आर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड टेरिफाइंग। अब इनकी जो परसेप्चुअल अलर्टनेस होती है ना वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है और टेरिफाइंग होती है। एंड दिस स्टेट में आल्सो बी अकम्पेन्ड बाय पैरानोया, और इस स्टेट को हम अक्सर पैरानोया भी कहते हैं। जैसे पैरानॉइड को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ पैरानोया। तो ये जो हमारे पास हेलोसिनोजीन्स होती हैं ये इसी वजह से पैरानोया भी हो सकता है। अब जब हम साइकोएक्टिव ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये भी बताएं कि डिपेंडेंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है और विड्रॉल क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल। और हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस एंड विड्रॉल में। डिपेंडेंस क्या है? अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल कंटिन्यूज यूजिंग अ ड्रग डिस्पाइट ओवररीचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड अनप्लेजेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल फीलिंग्स एसोसिएटेड विद नॉट टेकिंग इट। डिपेंडेंस क्या है कि हमें जो भी ड्रग्स दी जाती हैं हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा, हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम उस ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं। हम उसके हमारे साइकोलॉजिकल या फिज़िकल क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं हम उसको अवॉइड कर देते हैं। हम उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करते हैं और उस ड्रग को कंटिन्यू रखते हैं। सो दैट इज़ द कॉल्ड डिपेंडेंस, कि हम उस मेडिसिन के बगैर नहीं रह सकते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम होती है तो हो जाए, हम मोटर मूवमेंट में डिसेबिलिटी आती है तो हो जाए, कोग्निशन इम्पेयर्ड होती है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस ये मेडिसिन चाहिए। सो दैट इज़ द डिपेंडेंस। सो दिस टर्म हैज़ जनरली रिप्लेस्ड द टर्म एडिक्शन। सो डिपेंडेंस बेसिकली इस टर्म को रिप्लेस किया गया है किससे? एडिक्शन के साथ। पहले हम इसको एडिक्शन कहते थे, लेकिन अब हम इसको एडिक्शन नहीं डिपेंडेंस कहते हैं। जितने भी साइकोलॉजिकल या हेल्थ सर्कल्स हैं हम उसको अब यहाँ पे उनको एडिक्ट नहीं कहते, हम उनको एडिक्शन नहीं कहते, हम उसको डिपेंडेंस कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन आता सेम टर्म, लेकिन एडिक्शन को रिप्लेस किया है डिपेंडेंस के साथ। लाइक फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज बायोलॉजिकली बेस्ड, enjoyable behaviors produce activity in dopamine circuits in the brainstem, most notably in the nucleus accumbens and the pleasure center of the brain। क्योंकि हम जब डिपेंडेंस यूज़ करते हैं हमारी फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, इसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बायोलॉजी पे बेस करती है। सो हम इसको यूज़ करने के बाद हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं हमारी बॉडी में डोपामीन के सर्कल जो ब्रेन स्टेम में इंक्रीज़ होता है डोपामीन का लेवल, तो उसके बाद जो हमारा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है हम उसको उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस developed tolerance to a drug when increasingly larger doses are needed in order for the same effect to occur। जब हम एक चीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैनाडोल ले रहे हैं, जस्ट फॉर एज एन एग्ज़ाम्पल हम एक पैनाडोल ले रहे हैं, हम उस एक पैनाडोल हमें हफ्ता हो गया लेते हुए, हमें उससे फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन दूसरा वीक स्टार्ट हो गया, हमें एक पैनाडोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हमें सेम वही इफेक्ट चाहिए जो हमें एक टैबलेट लेने से हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? उसकी डोज बढ़ा देंगे, हम एक नहीं 2 लेंगे। सो दैट इज़ द टॉलरेंस, कि हम उस डोज की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें ताकि हमें वही इफ़ेक्ट मिल सकें जो पहले वाली कम क्वांटिटी से मिल रहे थे। सो दैट इज़ द टॉलरेंस। और ये भी पॉसिबल है कि हम विदाउट डिपेंडेंट हमारा टॉलरेंस लेवल जो है वो पॉसिबली डेवलप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि टॉलरेंस के लिए आपका पहले डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ज़रूरी। सो डिपेंडेंस देख लिया, टॉलरेंस देख लिया। विड्रॉल में क्या है कि हम एक ड्रग के डिपेंडेंट हो गए और हम उसको अचानक से छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो इससे हमारी बहुत सारी अनप्लेजेंट
फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो अपेयर हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल। जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की क्रैविंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा दिल करता है कि हम बार बार वो ड्रग लें। उस ड्रग की क्रैविंग स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में और उसके बाद जिस्म में तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है कि जब तक आप वो नहीं लेंगे आपको उसको नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ द विड्रॉल। हम मोस्टली जो हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं एडिक्शन के, तो वहाँ पे उनको विड्रॉल सिम्टम्स, बेसिकली हमने इन्हीं सिम्टम्स को कंट्रोल करवाना, उनको सिखाना होता है कि वो इन सिम्टम्स के साथ वो कैसे लड़ेंगे। पहले या तो उनकी डोज आहिस्ता आहिस्ता लो की जाती है या फिर प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ किया जाता है, या फिर उन्हें कहा जाता है कि ये जो स्टेज है, ये जो क्रेविंग होगी आपको, ये 10 से 15 मिनट की क्रेविंग होगी, अगर आप उस टाइम पीरियड में खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी ये जो एडिक्शन है, डिपेंडेंस है, आप इससे छोड़ सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल दैट। सो ये था हमारा चैप्टर स्लीप एंड बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चैप्टर हमारा आज कवर हो गया। इसमें हमने जो की टर्म्स देखी कॉन्शियसनेस में, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, अराउजल, altered states of consciousness, William James and streams of consciousness, Robert Sternberg and mental reality, अनकॉन्शियस देखा, प्री कॉन्शियस लेवल, और इसके अलावा हमने कॉन्शियस लेवल के 5 लेवल्स भी देखे, कॉन्शियस के 5 लेवल्स भी देखे, कंट्रोल प्रोसेसिंग देखी, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग देखी, ये क्या होती है। फिर स्लीप एंड ड्रीमिंग का हमने टॉपिक देखा जिसमें हमने मेलाटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात की। देन हेलुसिनेशंस क्या हैं, डिल्यूजन्स क्या हैं, कब होते हैं, सर्काडियन रिदम क्या है, पाइनियल ग्लैंड क्या है, कहाँ पे होता है, ईईजी क्यों की जाती है, क्या होती है। इसमें फिर हमने डिफरेंट वेव्स देखी, स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस को भी देखा, डेल्टा वेव्स, रैपिड आई मूवमेंट देखी, ये क्या होती है, और इससे रिलेटेड हमने डिसऑर्डर भी देखा। देन उसके बाद हमने 2 यहाँ पे रिसर्चर्स थे, हमने उनका जिक्र किया कि इन दोनों ने किस पे वर्क किया था। देन पैराडॉक्सिकल स्लीप क्या है, पैराडॉक्सिकल स्लीप के साथ हमने विलियम डेमेंट का भी देखा कि इन्होंने कौन सी रिसर्च की थी, और रैम रीबाउंड क्या होता है इसको आइडेंटिफाई किया। मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट क्या है, किसने दिया, फ्राइड की थ्योरी क्या थी। उसके बाद एक्टिवेशन, सिंथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ ड्रीमिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग, ये भी हमने थ्योरीज देखी ड्रीम्स की। और इसके बाद नाइटमेयर क्या है, डिसोमनियाज क्या है, डिसोमनियाज के अंदर आता है इंसोमनिया, नार्कोलेप्सी एंड स्लीप एपनिया। उसके बाद सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखा, कैसे होती है, क्या काजेस होती हैं। पैरासोमनियाज में देखा, पैरासोमनियाज में हमने देखा सोमनैम्बुलिज्म क्या है और नाइट टेरर्स क्या है। इसके अलावा हमने रैपिड नार्कोलेप्सी में कौन कौन से सिम्टम्स होती हैं वो देखी, लाइक स्लीप अटैक, कैटाप्लेक्सी और स्लीप पैरालिसिस हमने देखे। फिर हमने रैपिड आई मूवमेंट में जो हमें रैपिड आई मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है उसको डिस्कस किया। देन हमारे पास था हिप्नोसिस में क्या है, हिप्नोसिस क्या है, नियो डिसोसिएटिव थेरीज के बारे में क्या कहती है, हिलगर थेरी ऑफ द हिडन ऑब्जर्वर क्या कहती है हिप्नोसिस के बारे में, एंड पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन इसके बारे में क्या है। साइकोएक्टिव ड्रग्स देखे और उनके इफ़ेक्ट्स देखे क्या हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग्स कौन कौन सी थी, अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, कैफीन, एम्फेटामाइंस, कोकेन, निकोटीन, नारकोटिक्स, हालोसिनोजेंस। और उसके बाद हमने इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट देखे। इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, या तो डिपेंडेंस होते हैं, टॉलरेंस होते हैं, यहाँ पे विड्रॉल होता है। सो द चैप्टर ऑफ स्लीप एंड biological rhythm is covered over here. Now keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one.